नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चौधरी आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल रोजगार बात में। दोस्तों, आज हमारी भारतीय संविधान की दूसरी क्लास होने वाली बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले की क्लास में क्या पढ़ा हमने? इससे पहले की क्लास में हमने भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ा है, भारतीय संविधान सभा के बारे में पढ़ा है कि कैसे कैसे गठित होती है सभा, कैसे कैसे संविधान का निर्माण होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो शुरू करते हैं भाग 1 से। आज की क्लास कहाँ से शुरू होने वाली है? हमारी भाग 1 से, अनुच्छेद 1 से शुरू होगी। ठीक है, भाग 1 में क्या लिखा है भैया? भाग 1 में लिखा है अनुच्छेद 1 से 4 तक। ठीक है ना, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णन है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णन है। भाग 1 में क्या लिखा है? संघ व उसके राज्य क्षेत्र के बारे में लिखा है। भाग 1 में संघ व उसके राज्य क्षेत्र के बारे में लिखा है। संघ व उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है, उसके राज्य क्षेत्र। ठीक, भाग 1 संघ व उसके राज्य क्षेत्र, इसमें लिखा है। उस अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? फिर अनुच्छेद 1 से शुरू करते हैं हम। अनुच्छेद 1 में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया, दो नाम मिलते हैं। कभी भी आपको हिंदुस्तान संविधान में किसी और नाम को उल्लेख नहीं, भारत अर्थात इंडिया है। ठीक है, इंडिया के लिए हालांकि अभी बात भी उठी थी, सुप्रीम कोर्ट में उठाई गई थी कि हम अपना इंडिया का नाम चेंज कर सकते हैं, भारत रहने दीजिए, लेकिन ये बात फालतू की बात बताई गई, तो इसमें कोई बात आगे नहीं बढ़ी थी। ठीक है, तो भारत अर्थात इंडिया क्या है? राज्यों का संघ है। भारत, सबसे पहले समझते हैं हम अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, ये अनुच्छेद 1 में लिखा है। ठीक है, संघ क्या मतलब? संघ, अगर आप कहीं संघ की बात आती है तो संघ के बारे में जान लेते हैं। संघ क्या होता है? संघ भैया तीन प्रकार का होता है। जैसे यूनियन है एक, हमारा देश क्या है? यूनियन है। यूनियन मतलब संघ होता है, इसका मतलब। ठीक है, संघ होता है। फेडरल होता है, फेडरल का भी मतलब संघ होता है। फेडरल का मतलब भी संघ होता है। और अगर बात चलती है कॉन्फेडरल, कॉन्फेडरल इसका मतलब परिसंघ होता है। परिसंघ होता है। तो मतलब क्या है इनका? यूनियन, फेडरल, कॉन्फेडरल, इनका मतलब क्या होता है? देखिए, इन दोनों का तो आपको सेम ही मतलब दिख रहा है, संघ संघ है ना। तो अगर यूनियन की कहीं बात आ जाए कि यूनियन भारत राज्यों का, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन दे दिया जाता है भारत राज्यों का, और फिर ऑप्शन में आपके 4 ऑप्शन होंगे। एक होगा यूनियन, होगा एक संघ, होगा एक फेडरल वगैरह जो भी कुछ परिसंघ होगा। तो आपको क्या करना है? आपको संघ नहीं करना। अगर कहीं ऑप्शन में मिल जाए कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का क्या है, तो आपको ऑप्शन में यूनियन करना। अगर वहाँ यूनियन लिखा हो तो आपको यूनियन क्लिक करना। ठीक है, आपको क्या टिक करना है? आपको यूनियन करना है। भारत राज्यों का यूनियन है। ठीक है, क्योंकि इनमें मतलब क्या था? यूनियन का मतलब होता है, इसमें क्या होता है, कोई भी जब राज्य मिलकर किसी देश का निर्माण करते हैं ना, इसमें यूनियन में क्या होता है, राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, और वो यूनियन से कभी अलग नहीं हो सकते। यूनियन में क्या होता है, कोई भी राज्य जब मतलब देश का निर्माण करते हैं, वो भारत उस देश से अलग नहीं हो सकते। किससे? जिसमें जो देश यूनियन है ना, उस देश से कभी भी अलग नहीं हो सकते भाई राज्य। ठीक है, जो मिले हुए हैं उसमें। ठीक है, किसमें? यूनियन में। यूनियन में भारत कैसा है? यूनियन है। कनाडा भी यूनियन है। ठीक है, कनाडा का सब, कनाडा क्या है? कनाडा भी एक यूनियन देश है। ठीक है, कनाडा भी यूनियन है। ठीक है, वो भी भारत की तरह है। ठीक है, और फेडरल क्या होता है? अगर फेडरल की बात आ जाए, फेडरल का मतलब होता है कि इसमें छोटे छोटे राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका यूएसए है। यूएसए में क्या है? इसमें छोटे छोटे राज्य, 50 राज्य मिलकर एक देश का निर्माण कर दिए हैं। ठीक है, यूएसए का। ठीक है, उसमें क्या होगा? उसमें जो इसके फेडरल, जो यूएसए के देश मतलब राज्य हैं, वो कभी भी इससे अलग हो सकते हैं, आसानी से इससे अलग हो सकते हैं। ठीक है, उनमें, इनमें क्या होता है? इनमें राज्य सर्वोपरि, इनमें राज्य की शक्ति अधिक होती है। किसमें? फेडरल में। ठीक है, फेडरल में। और यूनियन में क्या होता है? इनमें केंद्र की शक्ति अधिक होती है। ठीक है, इनमें केंद्र चाह कर भी राज्य कभी अलग नहीं हो सकते। संघ में क्या होता है? चाह कर भी कभी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते। इसमें कभी भी राज्य अलग हो सकते हैं संघ से, मतलब केंद्र से। ठीक है, उसके बाद बात चलती है हमारी कॉन्फेडरल। कॉन्फेडरल क्या होता है? कॉन्फेडरल होता है परिसंघ। इसका मतलब होता है परिसंघ। मतलब कैसे? मतलब ये ऑस्ट्रेलिया का है, एक ऑस्ट्रेलिया कॉन्फेडरल है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्फेडरल और फेडरल है यूएसए। ठीक है, कॉन्फेडरल मतलब इसमें भी बहुत आसानी से कोई भी देश राज्य आसानी से अलग हो जाता है। ये भी इसी की तरह होता है। ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत शक्ति केंद्र को दे दी जाती है, और ये तो बहुत आसानी से अलग हो सकता है इससे। ठीक है, कोई भी राज्य इससे आसानी से अलग हो सकता है। ठीक है, और एक एकात्मक आता है ब्रिटेन का। ब्रिटेन का क्या है? ब्रिटेन का एकात्मक, ब्रिटेन एक एकात्मक देश, वहाँ कोई राज्य वाला सिस्टम ही नहीं इनकी तरह। ठीक है, संघ के बारे में क्लियर? संघ क्या होता है? यूनियन क्या होता है? फेडरल क्या होता है? कॉन्फेडरल क्या होता है? आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद बात चलती है हमारी, ये अनुच्छेद 1 का एक भाग था, इसके बारे में पढ़ा हमने अभी तक। अनुच्छेद 1 के भाग 1 में लिखा है। ठीक है, उसके बाद बात चलती है हमारे अनुच्छेद 1 के भाग 2 में क्या लिखा है। अनुच्छेद 1 के भाग 2 में लिखा है कि
ये जो राज्य है ना, इनका वर्णन अनुसूची 1 में मिलेगा। किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 1 के पार्ट 2 में बताया गया है कि जो राज्य हैं इनका वर्णन अनुसूची 1 में मिलेगा। ठीक है, राज्य का वर्णन कहाँ मिलेगा? दूसरे में बताया गया, अनुच्छेद 1 के 2 में बताया गया कि पहली अनुसूची में मिलेगा। ठीक है, किसके बारे में बताया गया भैया? राज्यों के बारे में। ठीक है, उसके बाद बात चलती है हमारी थर्ड की। अनुच्छेद 1 के थर्ड पार्ट में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि कोई भी जो राज्य है ना, जो भारत के जो राज्य हों वो कितने क्षेत्रों में बांटने, भारत के क्षेत्र कितने राज्यों में बांटने हैं, किसमें लिखा है? अनुच्छेद 1 के पार्ट 3 में लिखा है। तो इसमें क्या बताया कि इनमें सबसे बड़ा जो क्षेत्र होगा उसको हम राज्य बोल लेंगे। ठीक है, उसका क्या बोल लेंगे? स्टेट बोल लेंगे। जो राज्य इस टाइम पे कितने 28 हो रखे हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद बोल रहा है कि उससे छोटे से क्षेत्र जो हम उनको हम यूनियन टेरिटरी बोल लेंगे। ठीक है, उनको क्या बोल लेंगे? केंद्र शासित प्रदेश बोल लेंगे, जो इस टाइम पे कितने हैं? 8 है। ठीक है, उसके बाद अर्जित क्षेत्र बोले गए। अर्जित क्षेत्र मतलब जो किसी भी राज्य को अपने देश में मिला सकते हैं, तो वो अर्जित क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जो 0 है। ठीक है, उसके बाद बात चलती है हमारी अनुच्छेद 1 क्लियर कंप्लीट अनुच्छेद 1। उसके बाद बात चलती है हमारी अनुच्छेद 2 पर। अनुच्छेद 2 में क्या लिखा? अनुच्छेद 2 में लिखा है कि संसद क्या कर सकती है? राष्ट्रपति से अनुमति लेकर, राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर किसी भी राज्य की क्षेत्र सीमाओं, किसी भी अन्य देश की राज्य की सीमाओं को अपने भारत में मिला सकती है। ठीक है, किसी भी राज्य की सीमाओं को भारत में मिला सकती है। ऐसा कब हुआ? ऐसा हुआ है भैया 16 मई 1975 को, जब सिक्किम को भारत में मिलाया गया था। ठीक है, सिक्किम को भारत में मिलाया गया था। क्या एग्जाम मिले इसको? और अपना गोवा को भी मिलाया गया था। जब 1961 में क्या होता है, यहाँ से पुर्तगालियों को भगा दिया जाता, तो गोवा को भी भारत में मिला लिया जाता, क्योंकि उस टाइम पे किसका? पुर्तगालियों का अधिकार था उन पर। ठीक है, पुदुचेरी वगैरह आपके इसके एग्जाम्पल अनुच्छेद 2 में। ठीक है, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है? सिक्किम को क्या होता है? 16 मई 1975 को जब सिक्किम को भारत का राज्य बना दिया गया, सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन करके भारत का 22वां राज्य बना दिया गया था। ठीक है, कब? 1975 में। क्यों बनाया गया था? क्योंकि सिक्किम पे क्या हो रहा था? सिक्किम को लगा कि जब तिब्बत पर अधिकार कर लिया था चीन ने, तो इसको लगा कि कहीं कल के दिन को मुझ पर भी अधिकार ना कर ले, क्योंकि वो बहुत अत्याचार कर रहे थे वहाँ पर तिब्बत के लोगों पर। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? वो भारत में अपने आप को सह राज्य के तौर पर मतलब मिला लेते हैं। ठीक है, पूरी तरह से नहीं मिलाते तब तक। कब? 16 मई 1975 को, मतलब हाल अभी पूरी तरह से नहीं मिलाया था, लेकिन वो क्या करते जो उसको बर्ताव भारत का अच्छा लगता, तो वो भारत अपने आप को भारत में मिलाने के लिए कह देता है और भारत में उसको मिला ले जाता है। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन करके। ठीक है, कौन सा? 36वां संविधान संशोधन करके उसको भारत में मिलाया जाता है, 22वां राज्य बनाया जाता है किसको? सिक्किम को। ठीक है, याद रखिए। उसके बाद बात चलती है हमारी अनुच्छेद 2 क्लियर। अनुच्छेद 2 क्लियर क्या बताया गया है? किसी भी राज्य के क्षेत्र की सीमाओं को भारत में मिला सकते हैं, किसी भी अन्य देश की सीमाओं को भारत में मिला सकते हैं। क्लियर, अनुच्छेद 2 में बताया गया है। अनुच्छेद 3 में क्या बताया गया? संसद मिला सकती है, अनुमति लेनी पड़ेगी किससे? राष्ट्रपति से। क्लियर, 2 में बताया गया। अनुच्छेद 3 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि संसद क्या कर सकती है? राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर। ठीक है, राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर किसी भी राज्य की क्षेत्र की सीमाओं को भारत में मिला सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 3 में बताया गया है, याद रखिए। अनुच्छेद 3 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 3 में राज्य की क्षेत्र की सीमाओं, राज्य किसी भी राज्य की किसी भी क्षेत्र की सीमाओं में नाम में परिवर्तन कर सकती है। किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 3 में बताया गया है। ठीक है, क्लियर है? अनुच्छेद 3 में बताया गया है। क्लियर, याद रहेगा। उसके बाद बात चलती है अभी हमारा, देखो क्या होता है अभी तक संसद क्या कर सकती है? भारत में तो मिला सकती है किसी भी क्षेत्र को। ठीक है, अनुच्छेद 3 में क्या बताया गया कि संसद किसी को भी भारत के क्षेत्र में मिला सकती है, लेकिन किसी भी क्षेत्र की सीमाओं को किसी अन्य देश को नहीं दे सकती। ठीक है, किसी भी क्षेत्र की सीमाओं को किसी अन्य देश को नहीं दे सकती। उसके लिए क्या होगा? उसके लिए उसे विशेष बहुमत की जरूरत है। ठीक है, अभी तक क्या है? किसी भी राज्य की सीमाओं को भारत में मिला सकती है, किसी भी राज्य की सीमाओं का नाम परिवर्तित कर सकती है, तो उसको सामान्य बहुमत की जरूरत है। ठीक है, सामान्य मतलब 1/2%। ठीक है ना, 1/2 क्या होगा? उसको बहुमत की जरूरत है। लेकिन अगर उसको विशेष बहुमत चाहिए ना, तो अगर उसको किसी भी क्षेत्र की सीमाओं को, भारत की सीमाओं को या भारत के क्षेत्र को किसी अन्य देश को देना है, तो उसको क्या होगा? उसको विशेष बहुमत की जरूरत है। ठीक है, विशेष बहुमत की जरूरत है। ऐसा कब हुआ? ऐसा 1960 में जब बेरुबारी कांड होता है ना। बेरुबारी कांड में क्या होता है? पूर्वी बांग्लादेश को थोड़ा, बेरुबारी केस में उनको थोड़ा क्षेत्र दे दिया जाता है, पूर्वी बांग्लादेश या पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश को। ठीक है, 1960 में क्यों दिया जाता है? क्योंकि उस टाइम पे विवाद चल रहा था उस क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो उसको दे दिया जाता है। लेकिन संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा था तब तक कि किसी भी संसद किसी हमारे भारत के क्षेत्र की सीमाओं को किसी अन्य देश को दे सकती है। तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए संविधान में संशोधन किया जाता है। ठीक है, उसके लिए क्या होता है? उसके लिए संविधान में संशोधन किया जाता है, 9वां संविधान संशोधन करके बेरुबारी केस में, मतलब बेरुबारी क्षेत्र को पूरी पाकिस्तान को दे दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है? 1960 में। क्लियर, कोई दिक्कत? अनुच्छेद 3 क्लियर। उसके बाद बात चलती है अनुच्छेद 4 की। अनुच्छेद 4 में क्या लिखा गया? अनुच्छेद 4 में लिखा गया भैया कि अनुच्छेद 2 और 3 इनमें जो संशोधन होगा ना, वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएगा। मतलब क्या? मतलब ये कि अनुच्छेद 368 में जो है विशेष बहुमत की जरूरत होती है, तो अनुच्छेद 2 और 3 को क्या होगा?
विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 2 और 3 को विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है, और राष्ट्रपति अनुच्छेद 2 और 3 को मानने के लिए बाध्य है, ठीक है। राष्ट्रपति क्या है, ध्यान से सुनिएगा, 4 में कहा गया है कि राष्ट्रपति 2 और 3 को मानने के लिए बाध्य है, वो कभी भी मना नहीं कर सकते, स्वीकृति देनी ही होगी, ठीक है। क्लियर, अनुच्छेद 4 के 4 क्लियर। अब बात चलती है हमारी 1947 में क्या होता है। 1947 में जब देश आज़ाद होता है ना, उस टाइम पे जो भारत के राज्य थे वो 4 प्रकार से बटे हुए थे, ठीक है, 4 भागों में बटे हुए थे, ठीक है। जब 1947 को जब देश आज़ाद होता है तो उस टाइम पे हमारे जो राज्य हैं वो 4 प्रकार से 1947 के बाद 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, हमारे जो भारत के राज्य में 4 तरह से बांट दिए जाते हैं, ठीक है, 4 तरह से बांट दिए जाते हैं, कैटेगरी, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी। मतलब कैटेगरी ए में ब्रिटिश प्रांत थे, कैटेगरी ए में क्या थे, ब्रिटिश प्रांत थे, कैटेगरी बी में कौन थे, देसी रियासतें थी, और कैटेगरी सी में कौन थे कि जहाँ पर केंद्र का शासन था, और कैटेगरी डी में कौन थे, कैटेगरी डी में अंडमान और निकोबार थे। क्लियर, कैटेगरी डी में कौन थे, अंडमान और निकोबार थे। अब इनको सही ढंग से मतलब गठन करने के लिए समय समय पर राज्य पुनर्गठन आयोग का मतलब निर्माण होता है, राज्य समिति बनाई जाती है, कई समिति बनाई जाती है, ठीक है, जो उनके बारे में भी बताने वाला हूँ। पहले तो एक बात जान लीजिए, होता क्या है, 1947 के बाद से लगातार रेगुलर बात उठ रही थी अपने भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए, ठीक है। 1947 के बाद क्या होता है, जब देश आज़ाद हो जाता है तो भारत के राज्यों में आंध्र प्रदेश वगैरह में जो निचले दक्षिण देश राज्य हैं वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ लगातार अपने राज्य को भाषा के आधार पर बनाने के लिए बातें उठ रही थी, ठीक है। तो उनको उनके निर्माण के लिए कि उनको कैसे गठित किया जाना चाहिए, क्या उनको भाषा के आधार पर ही बनाना चाहिए, इसके लिए समय समय पर थोड़ी मतलब क्या बनाई जाती है, समिति बनाई जाती है, ठीक है। सबसे पहले 1948 में समिति बनाई जाती है, एस के धर समिति। एस के धर समिति मतलब एस के धर समिति, एस के यानी कि श्यामा कृष्णा समिति, श्यामा कृष्णा धर समिति, इसमें ये बनाई जाती है, ठीक है। ये श्यामा कृष्णा कौन थे, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस थे, ठीक है। एस के धर कौन थे, इलाहाबाद रिटायर्ड हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। इनके नियंत्रण में एक समिति बनाई जाती है कि आप जांच कीजिए कि हमको राज्य का गठन किस प्रकार से करना चाहिए, क्या हमको भाषा के आधार पर ही करना चाहिए। तो ये क्या करती है, अपनी मतलब रिपोर्ट पेश करती है और बोलती है कि हमको भाषा के आधार पर नहीं करना चाहिए राज्य का निर्माण, हमको प्रशासनिक आधार पर करना चाहिए, मतलब डेवलपमेंट के आधार पर हमको किसी भी राज्य का निर्माण करना चाहिए कि वहाँ का इनकम कैसी है, उनको मतलब डेवलपमेंट के आधार पर हमको क्या करना चाहिए, किसी भी राज्य का निर्माण करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 1948 में फिर बनाई जाती है समिति, जेबीपी समिति, जेबीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। कौन, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, सॉरी पट्टाभी सीतारामैया। मतलब इनकी एक समिति बनाई जाती है। ये क्या करते हैं, ये भी अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, 1948 में बनाई जाती है। ये क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं और ये भी बोल देते थे कि हमको जो राज्य का निर्माण है वो किसके आधार पर नहीं करना चाहिए, भाषा के आधार पर नहीं करना चाहिए किसी भी राज्य का गठन, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अब दक्षिण में क्या होता है, जहाँ मद्रास के लोग थे वो अपने राज्य के लिए भाषा के आधार पर बनाने के लिए आवाज़ उठा रहे थे, वो क्या करते हैं, वो विद्रोह करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और पोटी श्री रामल्लू के नेतृत्व में क्या होता है, पोटी श्री रामल्लू नाम के कोई व्यक्ति थे, पोटी श्री रामल्लू, वो क्या करते हैं, इनके नियंत्रण में विद्रोह फैल जाता है। इनके नियंत्रण में क्या होता है, दक्षिण में विद्रोह फैलने लगता है, ठीक है। और क्या होता है, ये आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। कौन, पोटी श्री रामल्लू, ये क्या करते हैं, धरने पर बैठ जाते हैं और 56 दिन की आमरण अनशन के बाद, 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 15 दिसंबर 1952 को क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। 15 दिसंबर 1952 को क्या हो रहा है भैया, इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। 15 दिसंबर 1952 को क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है और फिर विद्रोह और आग पकड़ लेता है, ठीक है। विद्रोह विशाल रूप से फैलने लगता है, ठीक है। उसको शांत करने के लिए क्या करते हैं, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को लगता है कि हमको क्या करना चाहिए, राज्य गठन भाषा के आधार पर ही कर देना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, वो घोषणा कर देते हैं कि हम सब इसका क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश का निर्माण बहुत जल्दी भाषा के आधार पर करने वाले हैं। और 1 अक्टूबर 1953 को क्या होता है, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया जाता है। और उस टाइम पे आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बनता है, ठीक है। 1 अक्टूबर 1953 को बनता है, याद रखिए 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब वो राज्य तो बन चुका है, अब तमिल वालों के लिए तमिलनाडु बन चुका था, मद्रास को तोड़कर, ठीक है। मद्रास को तोड़कर क्या हुआ, जो तमिल बोलने वाले थे उनके तमिलनाडु, और जो तेलुगु बोलने वाले उनके लिए क्या बनाया जाता है, तेलंगाना बना दिया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, उस टाइम पे अब आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी, कुर्नूल राजधानी थी, ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी, कुर्नूल राजधानी थी। अब क्या हो, इसके निर्माण के बाद क्या होता है, पूरे भारत में बात फैलने लगती है कि भाई हमको भी राज्य भाषा के आधार पर चाहिए, ठीक है।
हमको भी क्या चाहिए, हमको भी राज्य भाषा के आधार पर चाहिए। अब क्या होता है, अब नेहरू जी क्या करते हैं, मतलब एक फजल अली के नेतृत्व में एक समिति गठित करते हैं, फजल अली आयोग का गठन करते हैं। वो क्या करते हैं कि आप रिपोर्ट तैयार कीजिए, आप छानबीन कीजिए कि हमको भारत का निर्माण, मतलब राज्यों का निर्माण कैसे करना चाहिए, ठीक है, हमको राज्यों का निर्माण कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो वो अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। 1953 में वो क्या करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू उनको इनकी समिति का गठन करते हैं, ठीक है, फजल अली आयोग का गठन करते हैं। और ये लगभग अक्टूबर 1955 में क्या करता है, अपनी रिपोर्ट पेश करता है, ठीक है। कौन, फजल अली आयोग। वो बोलता है कि आप संविधान, आपको क्या करना, आपको राज्य का गठन भाषा के आधार पर कर दीजिए, लेकिन एक राज्य के लिए एक ही भाषा नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक ही भाषा के लिए एक ही राज्य नहीं होना चाहिए कि एक ही, जहाँ जैसे महाराष्ट्र वाले क्या कर रहे थे, मराठा के लिए कर रहे थे, गुजरात वाले गुजरातियों के लिए कर रहे थे, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए, सिर्फ गुजरात राज्य बना दीजिए, लेकिन यहाँ सिर्फ गुजरात वाले ही नहीं रहेंगे, ठीक है। कौन बोलता है, फजल अली आयोग बोलता है। फिर क्या होता है, फिर इनका राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा 1956 में मतलब संविधान संशोधन करके, 7वां संविधान संशोधन करके 14 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाते हैं, ठीक है। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाते हैं, ठीक है, क्लियर। उसके बाद जो राज्य बनते हैं उनके बारे में मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, जितने भी राज्य 29 होते हैं, फिर 28 होते हैं, फिर कितने होते हैं, ठीक है, उनके बारे में अगली क्लास में बताऊंगा मैं आपको कि कैसे कैसे उनका निर्माण होता है, ठीक है, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इससे पहले एक चीज़ और जान लीजिए, होता क्या है, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम पे हम देश में कितनी 552 रियासतें थी, ठीक है, कितनी 552 देशी रियासतें थी, 552 देशी रियासतें थी, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें से 549 ने क्या कर लिया था, इनके पास 3 ऑप्शन दिए जाते हैं इनको, ठीक है, इनको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं कि या तो आप पाकिस्तान में चले जाइए, या आप हिंदुस्तान में मिल जाइए, या आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, इन तीनों 549 देशी रियासतें क्या करती हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, माउंटबेटन जी, और तीसरे कौन थे, तीसरे माउंटबेटन जी थे, और तीसरे कौन थे, बीबी मेनन थे, तीसरे कौन थे, बीबी मेनन थे। इन तीनों का बहुत बड़ा रोल होता है भारत में इन देशी रियासतों को मिलाने के लिए। ये तीनों क्या करते हैं, इन देशी रियासतों को मिला लेते हैं भारत में, लेकिन 3 देशी रियासतें भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थी। कौन कौन सी थी, सबसे पहले जूनागढ़ थी, कश्मीर थी, और कौन सी थी, हैदराबाद थी। ये तीनों क्या करती हैं, ये तीनों भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थी। जूनागढ़ का राजा कौन था, जूनागढ़ के शासक थे मुस्लिम। वो क्या बोलते थे, मुस्लिम जो शासक थे जूनागढ़ के, वो बोल रहे थे कि हमको पाकिस्तान में मिलना है, ठीक है। जूनागढ़ के शासक बोल रहे थे हमको पाकिस्तान में मिलना है, ठीक है। और यहाँ की जो जनता थी, जूनागढ़ की जो जनता थी वो हिंदू थी, जूनागढ़ की जनता जो थी वो हिंदू अधिक थी, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करते हैं, एक जनमत संग्रह करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि जनता क्या चाहती थी, जनता चाहती थी कि हमको हिंदुस्तान में मिलना है, ठीक है, लेकिन राजा चाहता था कि हमको पाकिस्तान में मिलना है, ठीक है। तो अब क्या किया जाता है, इनके बीच में इनमें जनमत संग्रह कराया जाता है, जनता की वोटिंग की जाती है, जो जिसके ज़्यादा वोट आएंगे वो क्या करेंगे, तो फिर उसी के आधार पर हमको मतलब राज्य देश में मिला देंगे। तो क्या होता है, जनमत संग्रह कराया जाता है, जनता किस में वोट डालती है, हिंदुस्तान के लिए कर डालती है, और जूनागढ़ को हिंदुस्तान में मिला ले जाता है, ठीक है। उसके बाद बात चलती है हमारी हैदराबाद पर। हैदराबाद का क्या था, हैदराबाद के जो निज़ाम थे, हैदराबाद के क्या बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि हमको स्वतंत्र रहना है भैया, हमको ना पाकिस्तान जाना ना हिंदुस्तान जाना है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब भैया इनको भी वहाँ विद्रोह फैलने लगा था हैदराबाद में। तो क्या होता है, इनको हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चला जाता है, ठीक है। हैदराबाद में क्या किया जाता है, हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चला जाता है, और पुलिस की वर्दी में आर्मी को भेज देते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और क्या होता है, इसको हैदराबाद को भारत में मिला लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है हमारी कश्मीर पर। कश्मीर में क्या होता है, हैदराबाद में सब में सबसे बड़ी देशी रियासत है, इसकी इनकम बहुत होती थी, ठीक है। हैदराबाद जो रियासत है इसकी आय बहुत थी, ठीक है। उसके बाद बात चलती है हमारी कश्मीर पर। कश्मीर में क्या होता है, कश्मीर में राजा हरि सिंह थे। वो क्या बोल रहे थे, वो ना पाकिस्तान में, उनका भी कोई नहीं था, वो बोल रहे हैं हमको पाकिस्तान नहीं जाना, हमको हिंदुस्तान नहीं जाना, हम तो बड़े बड़े आदमी। तो होता क्या है, अब पाकिस्तान ने मौका पाकर क्या कर दिया, पाकिस्तान ने मौका पाकर यहाँ घुसपैठी घुस आती है भारत कश्मीर में, ठीक है। कश्मीर में कौन आ गए, घुसपैठी घुस जाते हैं, और वो क्या करते हैं, कश्मीर पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब हरि सिंह भागे भागे भारत में आते हैं कि प्रभु हमें बचा लीजिए, हमें रक्षा कीजिए, मैं विलय करने के लिए भारत में तैयार हूँ, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लेते हैं, ठीक है। हरि सिंह जो था उससे क्या करवाते हैं, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाते हैं कि मैं भारत में विलय करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। किससे, हरि सिंह से करवा लिया जाता है, ठीक है। और क्या होता है, अब वो तैयार, वो हस्ताक्षर कर देते हैं, कौन, हरि सिंह। और अब क्या होता है, अब यहाँ से मिलिट्री आर्मी भेज दी जाती है कश्मीर के लिए, और जब तक कश्मीर में आर्मी पहुँचती तब तक पाकिस्तानियों ने कुछ क्षेत्र को जीत लिया था, ठीक है, कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, जिसको हम पीओके के नाम से जानते हैं। पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, जिसको हम पीओके के नाम से आज जानते हैं, ठीक है। इस पर अब तक कब्जा कर चुके थे कुछ पाकिस्तानी, ठीक है। यहाँ से फिर वापस कुछ खदेड़ दिए जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ने उनको नहीं दिया जाता, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।